एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज हम लोग वीकली करने वाले हैं, जो भी इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वो हम लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। ऑल्सो जो हमारी लाइव क्लास चलती है वो डेली 7 AM चलती है, मंडे टू सैटरडे। संडे को हम रिविजन करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीकली पार्ट, ठीक है। शुरुआत करते हैं, सेशन को प्रोसीड करेंगे अपन, ठीक है। सो ये वो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और जहाँ पे आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी, ठीक है। सो इसको आप लोग क्या करोगे, सभी लोग जो है सेशन के बाद में ज्वाइन कर लोगे इफ यू वांट पीडीएफ एंड अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑफ द क्लास, ओके। चलो शुरू करते हैं। खैर, सो द वेरी फर्स्ट इज व्हाट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट ने कंप्लीट किए हैं 2 साल अपने रिमार्केबल सक्सेस के, और दोनों की ही म्यूचुअल ग्रोथ और शोकेस कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बोथ इकोनॉमीज। कितने से बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड इंक्रीज हुआ है आफ्टर साइनिंग ऑफ इंड-ऑस ECTA। तो ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट है, इसको साइन करने के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो ट्रेड है वो कितने से बढ़ा है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रहा है कि ट्रिपल हुआ है, डिक्रीज हो गया है हाफ में, डबल से ज्यादा हो गया है, सेम रहा है या मार्जिनली बढ़ा है, ठीक है। हालांकि ये बड़ा ही मतलब क्या कहा जाएगा, इसको बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन कहा जाएगा, बहुत ही अलग थलग टाइप का क्वेश्चन, बट हाँ देयर आर चांसेस कि क्वेश्चन ऐसे बनने को तो बन ही सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी। अगर हम बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट है, इनके 2 साल हो गए सक्सेस के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट में 2 साल पे ये बताया गया कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री रहा है दोनों इकोनॉमीज के लिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं हमारे देश की इकोनॉमी की। हमारे देश में जो MSME है, बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, सभी के लिए काफी सारी आई है। 3rd ईयर है अभी जिसमें हम लोग एंटर कर रहे हैं, और इसमें ये बताया गया है कि भाई किसी ना किसी तरीके से दोनों ही एक दूसरे को जो है क्या किए हैं, डेवलपमेंट में मदद किए हैं, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी रही है, ठीक है। आपसे जो पूछा गया था कि ये किस तरीके से बढ़ा है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ECTA साइन होने के बाद से दोनों के बीच का जो वो रहा है, ट्रेड रहा है, इट हैज मोर देन डबल्ड, ठीक है। सो आंसर वुड बी व्हाट, इट मोर देन डबल्ड, ओके। इधर देखिएगा लिखा भी हुआ है कि जब से इसकी साइनिंग हुई है तो जो बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो डबल से ज्यादा हो गया है। $12.2 बिलियन 2020-21 में था, ये $26 बिलियन, मतलब 12.2 से सीधा $26 बिलियन तक हो गया। सो इट हैज मोर देन डबल्ड, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी इन FY25 अकॉर्डिंग टू डेलॉय। तो डेलॉय के मुताबिक जो भारत का GDP प्रोजेक्शन रहा है, ग्रोथ रेट रहा है 2025 में, वो कितना है, 5.5 से 5.8, 6 से 6.2, 7.5 से 7.8, 7 से 7.3, 6.5 से 6.8। तो जो ग्रोथ रेट रहा है वो ओवरऑल कितना रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। अब अगर हम लोग इसको एक दफे देख लेते हैं, देखिएगा तो इंडियन इकोनॉमी जो है ये ग्रो कर रही है 6.5 से 6.8% तक FY25 में। हाई कंजम्पशन, ठीक है, मतलब कंजम्पशन रेट जो रहा है वो काफी हाई रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, एल्स द ग्रोथ वुडंट हैव बीन द सेम, थोड़ी सी कम रहती इससे, ओके। डेलॉय इंडिया की इकोनॉमिस्ट रूम की मजूमदार ने बताया कि जो ग्रोथ है फर्स्ट हाफ में वो थोड़ा सा स्लोअर था, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफी कम हो गया था, ज्यादा रेनफॉल हो गई थी, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गए थे जिसकी वजह से कम देखने को मिला था। फिर इन्होंने बताया कि जो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.5 से 6.8% और स्लाइटली हायर रहेगी अगले साल के लिए 6.7 से 7.3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 6.5 से 6.8, ओके। नेक्स्ट, जो हरियाणा सरकार है इन्होंने डिसाइड किया है कि ये इंक्रीज करेंगे मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाय 25%। What will be the new maximum limit of death cum retirement gratuity for Haryana state government employees starting January 1, 2025? तो हरियाणा सरकार ने जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी उसको बढ़ा दिया है, और जो नया वाला होगा वो कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने 25% का रेज दिया है इसके अंतर्गत, और ये बोला है कि अब जो इफेक्टिव होगा 1 जनवरी से वो कितना रहेगा, इसको 20 से 25 लाख कर दिया गया। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है 25% का इंक्रीमेंट मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी में, और ये बताया कि अब फिलहाल में ये जो पहले 20 लाख मिलता था अब फिलहाल में वो 25 लाख हो जाएगा। सो आंसर हियर वुड बी व्हाट, द आंसर वुड बी 25 लाख, ओके। हाँ, आपसे नया ही पूछा है, पुराना तो पूछा नहीं कि किससे बढ़ाया गया, कितना हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। खैर, हरियाणा के बारे में सारी चीजें लिखी हैं। कैपिटल इज चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, गवर्नर इज बंडारू दत्तात्रेय, लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी होती है यहाँ पर, सीट्स 90 सीट्स होती हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते थे तो देयर आर चांसेस, इसलिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली फॉर्म्ड इंटरिम एशियन बॉडी फॉर बॉक्सिंग, ठीक है। तो अभी एक एशियन बॉडी फॉर बॉक्सिंग बनाई गई है
आपसे बोला जा रहा है कि उसके रिगार्डिंग आप ये स्टेटमेंट्स देखो और बताओ इसमें से क्या सही है। सबसे पहला, जो इंटरिम एशियन बॉडी है इसको स्टैब्लिश किया गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला, लोवलीना बोर्गोहेन, ये उन मेंबर्स में से हैं एथलीट्स कमीशन इन दिस बॉडी। तीसरा, अजय सिंह जी को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन, इंटरिम चेयरपर्सन के तौर पर। आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स में से कौन सा एक पॉइंट इज करेक्ट, दैट इज द सॉरी, कौन कौन से पॉइंट्स आर करेक्ट। तो देखते हैं हम। ओके, 1 सेकेंड। ओके, हाँ भाई, देखो जरा देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, लोवलीना वर्ल्ड बॉक्सिंग फॉर्म्स न्यू एशियन बॉडी, लोवलीना इन एथलीट्स कमीशन, अजय सिंह नेम्ड बोर्ड मेंबर, Tokyo Olympic medalist Lovlina Borgohain has been included in the athlete commission, while 6 Boxing Federation of India officials, including President Ajay Singh, will be part of newly formed interim body established by Breakaway Organization of World Boxing. India will play a pivotal role in shaping the future of Asian boxing. ठीक है, Borgohain will represent the athletes' voices in Asian and global boxing. की BFI officials जो हैं वो सभी आप लोग उनके नाम को यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये उन मेंबर्स में से रहेंगी जो एम्फसाइज करेंगी इंपॉर्टेंस को, और बाकी सभी लोगों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो द आंसर हियर वुड बी व्हाट, द आंसर हियर वुड बी, क्या हो गया, द करेक्ट पॉइंट्स आर 1 and 2। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है इसके एक सदस्य की तरह पर है, रिप्रेजेंट करेंगी लोवलीना बोर्गोहेन जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। Which organization has awarded the Great Place to Work certification to Steel Authority of India Limited for January? ठीक है, तो जनवरी 2025 से 26 के लिए सेल को फिलहाल में जो दिया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये किसने दिया है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन या फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये देने वाले कौन है देखिएगा। हाँ, ये देने वाली है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, CII। फिलहाल में जैसे आप देख सकते हो कि जो सेल है इनको सर्टिफाई किया गया है एज ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर द सेकेंड टाइम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस प्रेस्टिजियस ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन को अचीव किया है जनवरी 2025 से 26 के लिए। इसको अवार्ड किया गया है किसके द्वारा? ग्रेट प्लेस टू वर्क विद इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, ये मार्क करता है इनका सेकेंड कंसेक्यूटिव सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है इनका जो दूसरी बार लगातार इसी पोजीशन पर या इसी अवार्ड से सम्मानित किए जा रहे हैं, इनका सेकेंड है ये जो कंसेक्यूटिव ग्लोबल रिकॉग्निशन ये हाईलाइट करेगा कंपनी का इनोवेटिव HR इनिशिएटिव जिसके थ्रू वर्क को बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है, सो आंसर हियर वुड बी व्हाट द सो द आंसर हियर इज व्हाट ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। कौन सी कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ग्रांट किया है अप्रूवल दोहा इंश्योरेंस ग्रुप को कि वो एस्टैब्लिश करे एक री इंश्योरेंस ब्रांच इन इंडिया? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिन्होंने अप्रूवल दिया है दोहा इंश्योरेंस ग्रुप को कि वो अपनी एक कंपनी भारत में भी शुरू करे। ऑप्शंस में है RBI, कतर सेंट्रल बैंक, दुबई, सेबी या फिर IMF। ठीक है, तो ये इनको अप्रूवल देने वाली कौन सी है? देखिए, दोहा इंश्योरेंस ग्रुप ने सिक्योर किया है अप्रूवल कि वो एस्टैब्लिश करेगा री इंश्योरेंस ब्रांच इन इंडिया। दोहा इंश्योरेंस ग्रुप जो कि एक लीडिंग प्रोवाइडर है इंश्योरर और री इंश्योरेंस का मिडिल ईस्ट में। ये जो इंश्योरर है इनको अप्रूवल दिया गया है खतर सेंट्रल बैंक के द्वारा कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है अपनी ब्रांच को। तो किसने ये दिया है? ये इनको अप्रूवल देने वाला है खतर का सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब अपने वहां पे जब ये आएंगे तो भी जो भी चीजों को फॉलो करना होगा वो किसके अकॉर्डिंग ये लोग करेंगे? वो सबका सब ये लोग करेंगे एज पर, एक सेकेंड, हाँ, वो सबका सब कुछ ये लोग करेंगे एज पर IRDAI। ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी वहां से जब इन्हें परमिशन लेना था तो वहां की सेंट्रल बैंक ने इन्हें अलाउ किया है कि हाँ ये अपनी ब्रांच को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। खतर सेंट्रल बैंक वहां की सेंट्रल बैंक होती है। ठीक है, और इनका निर्माण हुआ था 1973 में। ठीक है, कब इनका निर्माण हुआ था? 1973 में। और इनके जो गवर्नर है इनका नाम है बंदर बिन मोहम्मद। ठीक है अब इनका नाम ही यही है। ओके तो ये आया है 1973 में और इनके गवर्नर हैं बंदर बिन मोहम्मद। ठीक है, अब इनके नाम को याद करना आप लोगों के लिए आसान होगा, है ना? बहुत ही डिफरेंट नाम है, लेकिन आप लोगों को देखना होगा कि ये अभी तक हैं या फिर ये चेंज हो चुके हैं। ये आप सभी लोग देखोगे। ओके, किसकी बात हो रही है बेटा? खतर सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। कब आया? 1973 में आया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका हेड ऑफिस कहाँ पर होता है? तो इनका हेड ऑफिस होता है दोहा। ये जो अपनी
एक वो शुरू करेंगे, ब्रांच शुरू करेंगे, उसको कहाँ करेंगे, उसको गिफ्ट सिटी के अंदर करेंगे। ओके चलो, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इशू किया है लाइसेंस कि वो बिल्ड करेगा चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5, लार्जेस्ट प्लांट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर पावर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट? ठीक है, तो इसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। इनको अभी फिलहाल में लाइसेंस दे दिया गया है और जो इनकी कैपेसिटी है वो है 1200 MDE। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1200 MWE, ये इनकी क्या है, ये इनकी है कैपेसिटी। ओके, अगला देखो, कौन सी टीम को केरल ने हराकर और सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो केरल ने किसको हराई है और हैंडबॉल चैंपियनशिप को जीता है? दैट इज द क्वेश्चन। चंडीगढ़, इंडियन रेलवे सर्विसेज, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? तो केरल ने किसको हराया बेटा, याद रखिएगा, केरल ने चंडीगढ़ को हराया है और चंडीगढ़ को हराकर ये अपना नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप जीते हैं। इसके पहले ये समिट में आए थे क्लैश फॉर द फर्स्ट टाइम और आते ही इन्होंने क्या कर लिया, आते ही इन्होंने अपना एक अवार्ड भी जीत लिया। इसमें जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है ये केरल के देवेंद्र को दिया गया है और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है राहुल को। इन दोनों लोगों के नाम को मैंने आपको सेशन में भी कहा था, इन दोनों लोगों के नाम को याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में इनको देखे और पूछ ले कि ये किस फील्ड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया है चंडीगढ़ को। ओके, अगला देखिए, Kamya Karthikeyan, a class 12 student from Navy Children's School, Mumbai, has become the youngest female to scale the highest peaks on all 7 continents. Which mountain did Kamya Karthikeyan climb to complete 7 summits challenge? ठीक है, तो काम्या कार्तिकेयन क्लास 12 के स्टूडेंट है नेवी चिल्ड्रंस स्कूल मुंबई से। ये यंगेस्ट फीमेल हो गई हैं जिन्होंने हाईएस्ट पीक समिट किया है सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स का। कौन से माउंटेन को इन्होंने जो है समिट किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, विंसन, एकोनोकोगुआ या फिर डेनाली। तो अब देखिएगा, ये 17 वर्षीय हैं मुंबई टीम इन्होंने कॉन्कर किए हैं 7 हाईएस्ट पीक 7 कॉन्टिनेंट्स के। काम्या कार्तिकेयन क्लास 12 स्टूडेंट है नेवी चिल्ड्रन स्कूल की और इन्होंने अचीव किया ये सेंसेशनल फीट, बिकमिंग द यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑन ऑल 7, सभी के सभी 7 कॉन्टिनेंट पे इन्होंने इन पीक को सबमिट किया। ठीक है, सिर्फ 17 वर्ष में इन्होंने ये किया है। ओके खैर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा था कि कौन सा माउंटेन था जिसको ये क्लाइंब करके कंप्लीट किए हैं अपने 7 समिट चैलेंज को, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो इट वाज किसको कंप्लीट करके इन्होंने किया है, माउंट विंसन को कंप्लीट करके किया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ, डीआरडीओ मेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वर्थ नियरली 1990 करोड़। ठीक है, तो अभी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किस कंपनी के साथ, डीआरडीओ मेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जिसकी वर्थ 1990 करोड़ है। तो ये हमने पहले भी किया था, दैट वुड बी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, इसके साथ में इन्होंने ये डील साइन करी है। किसको अपॉइंट किया गया है, नया डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ का। तो सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किनको अपॉइंट किया गया है, अनीश दयाल सिंह, विपुल कुमार, राकेश अस्थाना, कुलदीप सिंह, राजीव जैन। ठीक है, किनको अपॉइंट किया गया बेटा, टॉकिंग अबाउट द सेम। तो विपुल कुमार जी को नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, कहां पर, सीआरपीएफ का। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, अनीश दयाल सिंह को। सो आंसर वुड बी व्हाट, विपुल कुमार, एंड ही विल बी रिप्लेसिंग अनीश दयाल सिंह। अगला देखो, who has been appointed as new CEO of DBS Bank, सुरजीत शोमे, रजत वर्मा, रघुराम राजन, अरुंधति भट्टाचार्य या विक्रम पंडित। ठीक है, तो अभी फिलहाल में डीबीएस बैंक के नए सीईओ के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है, दैट वुड बी मिस्टर रजत वर्मा। रजत वर्मा जी को अपॉइंट किया गया है डीबीएस बैंक का नया सीईओ, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट डीबीएस बैंक, तो ये काहे का बैंक है, किस तरीके का बैंक है, ये एक प्राइवेट बैंक है जो अपने देश में काम कर रहा है, याद रखे रहिएगा। ओके, प्राइवेट बैंक और एक फॉरेन बैंक आप कहोगे, सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अ फ्यू मोर थिंग्स, फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। अपार्ट फ्रॉम दैट, कब इसको बनाया गया था, 16 जुलाई 1968 में। ठीक है, तो ये कब से काम कर रहा है बेटा, 1968 से काम कर रहा है। नेक्स्ट, former US President and 2002 Nobel Peace Prize winner Jimmy Carter passed away recently at the age of 100. For what reason was Jimmy Carter awarded 2002 Nobel Peace Prize? Mediation in Middle East, efforts to promote social and economic justice, environmental activism, role in disarmament and economic reforms in Africa. ठीक है, तो इनको किस वजह से ये अवार्ड दिया गया था, दैट इज द क्वेश्चन। अब जरा देख लेते हैं। तो ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं जिमी कार्टर, इनकी मृत्यु हुई है 10 वर्ष में। ठीक है, और 100 वर्षीय थे ओल्ड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट एंड नोबेल पीस प्राइज हु रोज फ्रॉम हम्बल बिगनिंग्स इन रूरल जॉर्जिया टू लीड दिस। ठीक है, टू लीड फ्रॉम 1977 टू 81, ही हैज रिसेंटली डाइड। इनको जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था
जिस तरह से इन्होंने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए लगातार एफर्ट्स दिए थे वो ध्यान में रखते हुए। सो द आंसर हियर वुड बी व्हाट, हिज एफर्ट्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट, अडानी ग्रुप ने अनवील किया है एक नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन टाइटल फर्स्ट द फैन विल कम देन इलेक्ट्रिसिटी विल कम to promote its renewable energy initiative. What is Adani Green Energy's renewable energy capacity target by 2030? तो Adani Green जो है इन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च करा है और ये कैंपेन क्या है कि पहले पंखा आएगा फिर बिजली आएगी। ठीक है, पहले बिजली आती है तब पंखा आता है ना, यहाँ पे पहले पंखा आएगा तब बिजली आएगी। इन्होंने ये बताया है अडानी ग्रीन एनर्जी की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट क्या है 2030 तक। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 20 गीगावाट, 30 गीगावाट, 40 गीगावाट, 50 गीगावाट या फिर 60 गीगावाट, इनकी क्या कैपेसिटी है ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो तो गौतम अडानी ने लॉन्च किया है एक नया रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांड कैंपेन, अडानी ग्रुप ने अनवील किया है नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन। जैसा हमने देखा कैंपेन जो है ये अडानी ग्रुप का जो एक ब्रॉडर कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का उसको लेकर है कि ये 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करेंगे बाय द ईयर 2030। इसके लिए इन्होंने एक विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी इनोग्रेट किया है खावड़ा गुजरात में। इनका जो एम्बिशियस टारगेट है वो ये है कि 50 गीगावाट जो है एनर्जी कैपेसिटी अपनी कर लेंगे बाय द ईयर 2030। यही आपसे पूछा था कितना कर लेंगे, दैट वुड बी 50 गीगावाट। सो आंसर हियर वुड बी व्हाट, 50 गीगावाट। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है कमिटी जो डेवलप करेगा फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। हु इज द चेयरमैन? तो ये जो इन्होंने बनाया है फ्री एआई, इनके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन होंगे बेटा ये आईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं पुष्पक भट्टाचार्य। ओके, नेक्स्ट, which bird officially declared the national bird of USA in December 2024 has been a symbol of strength, freedom and immortality and is uniquely indigenous to North America following legislation spearheaded by Minnesota lawmakers। ठीक है, तो किनको जो है अभी फिलहाल में यूएसए ने सदियों बाद अपना नेशनल बर्ड बनाया है, दैट वुड बी व्हाट, बैल्ड ईगल। ठीक है, देखिए यूएसए ने जो है बहुत समय के बाद 250 साल के बाद में बैल्ड ईगल को अपना नेशनल बर्ड अनाउंस किया है। ठीक है, जो बर्ड है ये नेशनल एम्बलम है यूएस से बहुत सालों से और ये ग्रेट सील ऑफ यूएस पे भी आ रही है 1782 से। ओके, फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऑब्जेक्ट किया है क्रिएचर बीइंग चोजन टू रिप्रेजेंट द कंट्री कॉलिंग इट बर्ड ऑफ बैड मॉरल कैरेक्टर। ठीक है, बैड ईगल लाइक अदर ईगल वर्ल्ड वाइड हैड बीन सीन बाय मेनी एज सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, करेज, फ्रीडम एंड इमॉर्टैलिटी फॉर जनरेशन अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इनको अपने वहां पर इन्होंने क्या अपॉइंट किया है, द नेशनल बर्ड। 250 साल के बाद इन्होंने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फिगर इन मलयालम लिटरेचर एंड सिनेमा मदर थेक्केरत वसुदेवन नायर और एमटी वसुदेवन नायर passed away at the age of 91. Which civilian honor did MT Vasudevan Nair receive in 2005? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न या साहित्य अकादमी अवार्ड। तो इनमें से कौन सा अवार्ड इन्हें मिला था? देखिएगा, मलयालम राइटर एंड ज्ञानपीठ अवार्डी एमटी वासुदेवन नायर की मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर्स में से एक थे मलयालम लिटरेचर में और ये जो है इनकी जन्म हुआ था नायर फैमिली में। इसके अलावा इनकी लिटरेरी अचीवमेंट रही है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड 1995 में, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, केरल साहित्य अकादमी, वयलार अवार्ड, वयलथोर अवार्ड, ऐसे बहुत सारे मिले हैं। 2005 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सो द आंसर वुड बी व्हाट, पद्म भूषण। ओके, विच कंट्रीज प्लेयर डिड लक्ष्य सेन डिफीट इन किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के प्लेयर को लक्ष्य सेन ने हराया है किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में? इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया। देखिएगा, तो लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज स्कोर किया है किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में और लक्ष्य सेन इंडिया से हैं, इन्होंने 3rd प्लेस अचीव की है किंग कप में। किसको हराकर? फ्रेंच प्लेयर एलेक्स लेनियर को हराकर। सो द आंसर वुड बी व्हाट, फ्रांस। नेक्स्ट, Who has won the World Rapid Chess Championship for 2nd time in women's section? Zhu Wenjun, द्रोणावली हरिका, आयरीन सुकंदर, अन्ना मुजोयुक या कोनेरू हम्पी। ठीक है, तो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन जीतने वाली कौन थी दूसरी बार? ये थी कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट, इंडियाज पेस एस जसप्रीत बुमराह carved
his place in cricketing history, becoming bowler with best average among those with 200 or more test wicket. Where did जसप्रीत बुमराह अचीव हिज 200 टेस्ट विकेट? ठीक है, तो कहाँ पर जो इन्होंने 200 अपना टेस्ट विकेट लिया है, ये कहाँ पर लिया, दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस में है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, एडन गार्डन्स या ओल्ड ट्रैफोर्ड। ठीक है, तो ये इन्होंने कहाँ पर अचीव किया है, बेसिकली जो है जसप्रीत बुमराह जी ने हिस्ट्री क्रिएट किया है बेस्ट बॉलिंग एवरेज में। ठीक है, 200 प्लस टेस्ट विकेट टेकर्स के साथ में इंडिया के पेस एस जसप्रीत बुमराह ने अपनी प्लेस बनाई है क्रिकेटिंग हिस्ट्री में बाय बिकमिंग द बॉलर विथ बेस्ट एवरेज अमंग दोज विथ 200 और मोर। बुमराह इमर्ज किए फास्टेस्ट इंडियन पेसर टू रीच द 200 विकेट माइलस्टोन इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे पूछा जा रहा है कि इन्होंने ये कब बनाया है, तो ये लैंडमार्क इन्होंने अचीव किया है 8484th लीगल डिलीवरी इन टेस्ट क्रिकेट, मेकिंग हिम fastest Indian to reach 200 wickets in terms of balls bowled. He eclipsed Mohammad Shami, who reached the same milestone after 9896 deliveries. Overall, Bumrah is now the fourth fastest bowler to achieve 200 wickets behind Waqar Younis, Dale Steyn, Kasigo Rabada. ठीक है, खैर ये कहाँ पर इन्होंने अचीव किया है? सो दैट वुड बी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। Sikkim celebrated annual Kagyat dance festival at Suklangangan Palace in Gangtok with tradition. On which days of the Tibetan lunar calendar is Kagyat dance festival celebrated? ठीक है, तो इसको कभी सेलिब्रेट करते हैं बेटा? इसको सेलिब्रेट करते हैं 28th and 29th of the 10th month। देखिए, सिक्किम ने सेलिब्रेट किया है कग्याट डांस फेस्टिवल। ठीक है, और ये इनैक्ट हुआ था 28-29 डे ऑफ 10th मंथ ऑफ द तिब्बतन लूनर कैलेंडर, अर्ली दिसंबर। ठीक है, जैसे आप लोग अगर देखोगे तो आजकल एक रील भी बहुत चल रही है, उसमें होता है कि भाई जो मतलब न्यू ईयर होता है वो एक्चुअली मार्च से शुरू होना चाहिए, क्योंकि आप देखो अक्टूबर, ऑक्ट इज 8, नवंबर, नॉव इज 9, ठीक है, एंड दिसंबर डेक दैट इज 10। तो आजकल ये बहुत चल रही है, तो बहुत सारे जैसे हमारे वहाँ पे भी नया साल 1 जनवरी को नहीं होता है। ठीक है, तो इनका भी अपना लूनर तिब्बतन लूनर कैलेंडर है और उसके मुताबिक जो 10th मंथ होता है उसके 28-29 को ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला देखिएगा। 27-year-old KN Renuka Pujar has become the first transgender individual to be appointed as a guest lecturer at a university in Karnataka. Which department has KN Renuka Pujar joined as a guest lecturer? English department, Kannada department, sociology, history or economics department? So, KN Renuka Pujar becomes the first transgender woman to be appointed as a guest lecturer at Karnataka University. 27-year-old KN Renuka Pujar has become the first transgender individual to be appointed as a guest lecturer at a university in Karnataka. Pujar, who completed her post-graduation in Kannada, joined the Kannada department at Vijayanagara Shri Krishna Devaraya Universities. ठीक है, बाकी कर्नाटका के बारे में लिखा हुआ है बेंगलुरु यहाँ के कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर इज TC गहलोत। गवर्नर आप लोग रीचेक करोगे यही है या फिर ये चेंज हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको एक बार ही रीचेक करोगे, कहाँ गए हैं ये? कन्नड़ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, गुजरात सीएम ने लॉन्च किया एक नया सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव जिसका नाम है स्वर प्लेटफॉर्म, ताकि ओवर कर सके लैंग्वेज बैरियर्स को। स्वर का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया स्वर प्लेटफॉर्म को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वर? सिंप्लीफाइड रिटन एंड ऑडियो रिसोर्सेज, speech and written analysis resources, systematic writing and analysis resources, speech writing analysis repository, simplified writing and reading। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप जैसे देख सकते हो, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। ठीक है, स्पीच एंड यस सेकेंड। तो देखिए, गुजरात के सीएम ने लॉन्च किया है स्वर प्लेटफॉर्म जो ओवरकम करेगा वहां के लैंग्वेज बैरियर्स को। गुजरात के सीएम ने लॉन्च किया एक नया सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्वर, और इसको लॉन्च किया गया है कब? 25 दिसंबर यानी कि गुड गवर्नेंस डे को। गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो सीएम ने इसको लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। भाषिनी टीम हैज डेवलप्ड द स्वर प्लेटफॉर्म। ये जो इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है ये लेवरेज करता है टेक्नोलॉजी, ताकि लोग लैंग्वेज बैरियर्स को क्या कर सकें, लैंग्वेज बैरियर्स को, क्योंकि आप दूसरे राज्य वगैरह में जाओगे तो वहाँ ये बहुत बड़ा मसला है, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने ये बनाया। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ समिट इंडिया विल होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? 2025 में भारत ऐसा कौन सा समिट है जिसको पहली बार अपने वहाँ पर होस्ट कर रही है?
ऑप्शन में है वर्ल्ड क्रिएटिव कंटेंट समिट, ग्लोबल एंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इंटरनेशनल मीडिया एंड आर्ट समिट, ऑडियो विजुअल कंटेंट एक्सपो। ठीक है, तो इंडिया जो है ये होस्ट कर रही है वर्ल्ड ऑडियो वीडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स। ये फरवरी में होस्ट करेगी इंडिया, दिल्ली में। एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं उस दुनिया से, उनके लिए एक बेहतर मंच होगा जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को आकर डिस्कस कर सकते हैं। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह ये सर्व करेगा ताकि इनके बीच में आपस में कोलैबोरेशन बढ़े। तो कौन सा समिट है जिसको इंडिया होस्ट कर रही है? दैट इज वेव्स। Osamu Suzuki, the former chairman of Suzuki Motor Corporation and an icon in the global auto industry, has passed away at the age of 94. In which year did Osamu Suzuki become the president of Suzuki Motor Corporation? ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान है, सुजुकी इतने बड़े मुकाम पर गई है, पूरे विश्व की जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा उसमें रोल है। इनकी जो है इनको किस साल में बनाया गया था सुजुकी का चेयरमैन? तो इन्होंने जो है प्रेसिडेंट का रोल लिया था 1978 में और चेयरमैन 2000 से इन्हें वहां पर बना दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? कब से चेयरमैन ज्वाइन कर लिए थे? सन 2000 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम इन FY24। तो जो अभी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, उससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देखिए और फिर बताइएगा। सबसे पहला क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम वर्थ ₹26,000 करोड़ वर रिजेक्टेड। रिजेक्शन रेट ऑफ हेल्थ क्लेम वॉज 19.10%। एरर्स इन डॉक्यूमेंटेशन आर अ कॉमन रीजन फॉर क्लेम रिजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं। ओके, सबसे पहले देखिए जो क्लेम रिजेक्शन है ये 19.10% हो चुका है। तो इसके मुताबिक अगर हम लोग देखें 19.10% ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, अगला IRDAI की रिपोर्ट है, इंडिया का इंश्योरेंस कंपनी जो है ये रिजेक्ट किए 11% ऑफ हेल्थ क्लेम एंड हैड 6% पेंडिंग एज ऑफ मार्च 2024। ठीक है, हेल्थ पॉलिसी क्लेम वर्थ ₹26,000 करोड़ वर डिसअलाउड एंड रिप्यूडिएटेड बाय इंश्योरर इन द ईयर एंडिंग मार्च 2024। द रिजेक्शन अमाउंट वॉज 21,861 करोड़ इन दिस ईयर। ठीक है, तो रिजेक्शन का जो अमाउंट था वो कितना था? अच्छा, जो रिजेक्ट किए गए थे या रिप्यूडिएट किए गए थे इट वॉज 26,000 करोड़ विच इज अगेन करेक्ट। ठीक है, जो रिजेक्शन अमाउंट था वो आप लोग देख सकते हो जैसे कि IRDAI ने अपनी तरफ से बताई है। अच्छा, ये अगर हम लोग बोलते हैं कि जो ज़्यादातर कैंसिल किए गए हैं इसका रीज़न इट वाज नॉट द डॉक्यूमेंटेशन इसका कोई रीज़न नहीं था। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। क्या क्या पॉइंट्स इसमें से करेक्ट थे? सो हाँ, ठीक है, एक सेकेंड, इनका मैं पॉइंट वाइज भी थोड़ा सा सही कर दूँ। 1 सेकेंड पीपल। हाँ, अच्छा देखो जरा सा यहाँ पे एक चीज को देखिएगा आप लोग कि जो रिजेक्शन था इट वाज 19.10% इन FY24। ठीक है, तो रिजेक्शन ऑफ हेल्थ क्लेम यहाँ पर लिखा हुआ है, रिजेक्शन ऑफ हेल्थ क्लेम कितना था? अब अगर हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस कंपनीज ने जो रिजेक्शन ऑफ हेल्थ क्लेम था 11% ऑफ हेल्थ क्लेम। मैं यहाँ पे सोच रही थी जो टोटल दिया हुआ है वो है, तो इट वाज नॉट टोटल। हेल्थ क्लेम की बात हम करें तो इट वाज सिंपल 11%। ठीक है, अब अगर हम लोग ऑप्शंस के मुताबिक देखते हैं, हालांकि इट वाज नॉट जस्ट द डॉक्यूमेंटेशन जिसकी वजह से एरर्स इन डॉक्यूमेंटेशन, और भी रीजंस थे, लोगों को पॉलिसी ना समझ आना एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वो भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इतना सारा रिजेक्शन वगैरह देखने को मिला इस साल में। खैर, जब हम लोग देखते हैं 19.10% वॉज ओवरऑल, जो हेल्थ क्लेम में थे वो 11% थे, तो दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट वुड बी 1 and 3। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो रही थी, मैं सोच रही थी कि टोटल की बात कर रहा है, बट दे वर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हेल्थ क्लेम। मान लीजिए हेल्थ क्लेम पूछता है या आप लोगों से स्पेसिफिक और पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर है 26,000 करोड़ को डिसअलाउ किया गया है। मान लीजिए आप लोगों से यहाँ पर ये पूछ ले कि रिजेक्शन अमाउंट कितनी थी जो मार्च 2023 में एंड हो के देखने को मिली है। ठीक है, तो इस पर जरा सा आप लोगों को फोकस करना होगा। मैं ये चीज ध्यान नहीं दी थी जिसकी वजह से मैं गड़बड़ कर रही थी आंसर में। ठीक है, चलो खैर, अगला देखो, with reference to ICICI Prudential Rural Opportunities Fund, consider the following statement. The fund is an open-ended equity scheme focused on rural and allied theme. Scheme's benchmark is the Nifty Rural Index. Scheme is managed by Sankaran Naren and Priyanka Khandelwal. ठीक है, तो आपको इसमें देखकर ये बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें से करेक्ट हैं। ठीक है, करेक्ट ही पूछा है, यस। ठीक है, देखो
अभी इन्होंने अपनी तरफ से लॉन्च किया है एक नया ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग रूरल एंड एलीट थीम्स, ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो ओपन एंडेड फॉलोइंग रूरल, ठीक है, तो ये दिस पॉइंट इज करेक्ट, ठीक है, वैसे सारे ही पॉइंट जहां तक करेक्ट है। ओके, अब इसका क्या करना होगा, ये जो इन्होंने ओपन किया है 9 जनवरी को हुआ है, ये प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करेगा सेक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रूरल इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। बेंचमार्क क्या रहेगा, निफ्टी रूरल। ये जो होगा ये ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 500 विच रिप्रेजेंट द रूरल थीम, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये ट्रैक करेगा निफ्टी रूरल इंडेक्स जो ट्रैक करते हैं स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 500 इंडेक्स। अगेन इट इज करेक्ट। अब लास्ट वाले पॉइंट को एक बार देख लेते हैं, इसको शंकरन नरेन और प्रियंका खंडेलवाल मैनेज करेंगे विच इज अगेन द करेक्ट पॉइंट। तो इसके मुताबिक आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1, 2 एंड 3, ये सारे के सारे इसके जो पॉइंट्स हैं ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने एक लैंडमार्क मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइनिंग की है न्यू दिल्ली में। प्राइमरी गोल क्या है इस एमओयू का जो इन्होंने साइन किया है, ट्रेडिशनल मैरीटाइम प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना, एक नया पोर्ट सिस्टम लाना, इंटरनेशनल शिपिंग अलायंसेस को बढ़ावा देना या फिर डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना, ठीक है। अब देखिएगा जरा हम देखते हैं इसे, तो एनईजीडी और आईपीए ने साइन किया है एक लैंडमार्क एमओयू ताकि वो ड्राइव करे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भारत में, ठीक है। 1 सेकेंड, अब देखते हैं आगे। अब देखो जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन है इन्होंने एक लैंडमार्क एमओयू पे साइन किया है। इसका मकसद है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया की मैरीटाइम सेक्टर में उसको बढ़ावा देना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज का यूज करके, ठीक है। चलो अगला देखिएगा, कौन सी रेलवे जोन ने पार्टनरशिप की है एयरकॉन के साथ में ताकि मेंटेनेंस रख सके इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। ऑप्शन है सदर्न रेलवे, ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे या फिर वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। तो किसने ये साइनिंग करी है, कौन से रेलवे जोन ने पार्टनरशिप की है एयरकॉन के साथ में। ओके, नाउ जैसे आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने एमओयू की साइनिंग करी है एयरकॉन के साथ में ताकि मेंटेनेंस कर सके इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहली बार ऐसा हुआ इंडियन रेलवे में जब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने स्टार्ट किया है एक प्रोजेक्ट ताकि वो मेंटेन कर सके इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा बेटा, किसने किया है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने करा है। नेक्स्ट, चाइनीज गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन यालुंग जांगपो या सांगपो river which is also known as Brahmaputra in India on the eastern rim of Tibetan Plateau. What is the expected annual electricity generation? तो ये जब आएगा तो इससे जो चाइना में एक्सपेक्टेड एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कितनी हो जाएगी। ऑप्शंस में 88.2 बिलियन, 300 किलोवाट आवर, 500, 100 या 200, ठीक है। तो जरा इसे देखते हैं कितनी हो जाएगी। चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा डैम तिब्बत में और जो चाइनीज गवर्नमेंट है इन्होंने इसके लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन रिवर यालुंग जांगपो, ठीक है। अब इससे बोला जा रहा है कि जो मतलब इसके लिए इन्होंने बहुत सारे पैसे भी खर्चे किए हैं, 137 बिलियन डॉलर लगभग खर्चे करेंगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिया ही नहीं हुआ है कितना ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 500 किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ने कॉन्फर किया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 17 बच्चों पर, 10 लड़कियां 7 लड़कों पर। एक सेरेमनी जो राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में हुई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको अवार्ड करते हैं, 4 से 15 वर्ष के, 7 से 18 वर्ष के, 6 से 18, 6 से 20 या 5 से 18। तो ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसको कितने उम्र के बच्चों को दिया जाता है, ये देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। इस बार 17 बच्चों को दिया गया, 10 लड़कियां 7 लड़के, ठीक है। अनाउंस किया गया है, कॉन्फर किया गया है वीर बाल दिवस 2022 से दिसंबर 26 को ऑब्जर्व किया जाता है देश में वीर बाल दिवस के रूप में, ताकि जो भी सैक्रिफाइस था सिख गुरु गोबिंद सिंह के यंगेस्ट सन जोरावर सिंह और फतेह सिंह की उनको कंसीडर कर सके। जो विनर्स होते हैं इनके उनको अवार्ड किया जाता है मेडल, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। और इन अ ईयर मैक्सिमम ऑफ 25 चिल्ड्रन आर ऑनर, ठीक है। तो एक साल में ज्यादा से ज्यादा 25 बच्चों को इससे ऑनर किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, 5 से 18 वर्ष। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, 30, 33, 42, 25 या फिर 40। तो कितने मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, 33 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दौरान, ठीक है। 2024 के यंग इंडियन वेट लिफ्टर्स फिनिश देयर कैंपेन एट एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 विद क्रेडिबल 33 मेडल, 7 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज मेडल,
ठीक है। ज्योशना सबर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टूड आउट विथ 3 गोल्ड मेडल्स एंड अ न्यू एशियन रिकॉर्ड। इनके नाम को भाई जरूर याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर हो रही है अभी, ठीक है, तो इनके जरूर याद रखना है हमने। कितने मेडल्स इन्होंने टोटल जीत लिए बेटा? 33 मेडल्स है जो इन्होंने अपने नाम किए हैं। ओके, देन किन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है 86 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में? मिथुन मंजुनाथ, एम रघु, देविका सिहाग, प्रणॉय एचएस या फिर लक्ष्य सेन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? किन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है 86 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में? देखिएगा, एम रघु एंड देविका सिहाग को क्राउन किया गया है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन। ठीक है, कर्नाटका के एम रघु और हरियाणा की देविका सिहाग, इन्होंने मेंस और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीते हैं रिस्पेक्टिवली एट 86 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, और जो टूर्नामेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, होस्ट किया जा रहा है कर्नाटका बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा। ओके, सो द आंसर वुड बी व्हाट? एम रघु। ठीक है, नेक्स्ट, who has been appointed as chairperson of National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories। ठीक है, तो NABL जो कि QCI के अंतर्गत काम करता है, इसके नए चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है? ठीक है, देखिएगा, संदीप शाह जी को अपॉइंट किया गया है नया चेयरपर्सन ऑफ NABL QCI का। ठीक है, NABL का काम क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। NABL बेसिकली टेस्टिंग एक्रेडिटेशन का काम करता है कि जो भी चीज़ें हैं जो मतलब स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं कि नहीं, अलग अलग चीज़ें, जैसे इन्होंने अपनी एक टेम्पररी लैब टेस्टिंग शुरू कर दी थी, कहाँ पे? क्रेडाई के साथ में मिलकर के, जो रियल एस्टेट सेक्टर्स को देख सके क्या वो लोग अच्छे क्वालिटी की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे अपने काम करता है। कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ने इम्पोज किया है टोटल फाइन ऑफ 54 लाख ऑन जयप्रकाश पावर वेंचर्स, MD एंड CEO सुरेन जैन एंड अदर टॉप ऑफिशियल्स फॉर मिसरिप्रेजेंटिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ठीक है, तो किन्होंने ये किया है? सेबी ने फाइन लगाया है जयप्रकाश पावर के ऊपर। सो द आंसर हियर वुड बी व्हाट? सेबी। सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, किन्होंने लॉन्च किया है राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप ऑन गुड गवर्नेंस डे? तो किन्होंने इसकी लॉन्चिंग करी है बेटा? डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने। इसका मकसद होगा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी रिलेटेड टू सर्टेन इवेंट्स ऑफ डिफेंस वो यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अकॉर्डिंग टू पंतोमत ग्रुप्स रिपोर्ट? इंडिया ने होस्ट किए हैं नियरली डबल द नंबर ऑफ IPOs। अच्छा, ये तो हम लोगों ने शायद पिछली बार भी जब अपनी क्लास कर रहे थे तो हम लोगों ने पिछली बार भी इसको देखा था, शायद आप लोगों को याद होगा, लास्ट सेशन में भी हमने ये क्वेश्चन करा है ना। नेक्स्ट, किसको अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ J&K बैंक? तो MD और CEO ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक अभी फिलहाल में किसको अपॉइंट किया गया बेटा? अभी फिलहाल में MD CEO ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक अमिताभ चटर्जी जी को अपॉइंट किया गया है। ओके, बाकी जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में हमने काफ़ी सारी और बातें पढ़ी थी। एंड जम्मू कश्मीर बैंक इज़ द ओनली प्राइवेट बैंक जो कि स्पॉन्सर करता है किसी RRB को। बाकी कोई प्राइवेट बैंक किसी RRB को स्पॉन्सर नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक इज़ द ओनली प्राइवेट बैंक। सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा सरकारी बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक है जो किसी भी RRB को स्पॉन्सर नहीं करता है। ओके, किसको नया रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया फिनेंस मिनिस्ट्री में? तो किसको बनाया गया बेटा? अभी फिलहाल में अरुणीश चावला जी को नया रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया अपने वहां पर। फर्स्ट एवर LNG पावर्ड वेसल जो डॉक की है अडानी की मुंद्रा पोर्ट पर, इसका नाम क्या है? तो जो पहली LNG वेसल है जो कि डॉक की है यहाँ पर, इट इज डायमंड। ठीक है, चलो बेटा फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने जितनी डिस्कशन करनी थी उतनी करिए। बाकी आप लोग अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, सॉरी, हाँ भाई, तो बाकी अगर आप हमारे साथ में हमारी पेड क्लासेस में इंटरेस्टेड हो, जुड़ना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन अस इन आवर बैंक महापैक। बैंक महापैक में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने एक बार ये सब्सक्रिप्शन लिया तो पूरे साल जितने भी हमारे पेड क्लास आएंगी, PDF आएंगे, मॉक्स आएंगे, जो भी पेड पर आएगा वो सबका सब आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 18 से ज़्यादा एग्जाम्स की कवरेज है, बहुत सारे लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस हैं और डाउट सपोर्ट वगैरह सब कुछ है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन इज़ फॉर 2799 और 2 साल का सब्सक्रिप्शन इज़ फॉर 3999। प्री मेंस इंटरव्यू सारी कवरेज मिलती है, तो आपको बस एक बार एनरोल करना है, बाकी जो भी आएगा एडिशन वो आपको मिलता जाएगा। इसके अलावा ये हमारा क्रैक बैच है, क्रैक बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। SBI क्लर्क के लिए इसकी लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे डिफरेंट बैचेस हैं फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस। ठीक है,
जैसे कि SBI क्लर्क के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स है, फिर अचीवर्स 4 के लिए हमारा अचीवर्स 4 SBI PO के लिए, फिर मिशन SBI PO है फॉर SBI PO एंड RBI ग्रेड बी है RBI ग्रेड बी के लिए, ठीक है। तो अलग अलग आप चाहो इसे ज्वाइन करो या इकट्ठा ज्वाइन करना चाहते हो, यू हैव टू गो फॉर महापैक या महाविश्वास पैक। SBI PO और SBI क्लर्क की किताबें हैं अवेलेबल हैं PW स्टोर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, वहां से आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्री और मेंस के पेपर मिलेंगे, करंट अफेयर्स है, MCQs है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, ट्रेंड एनालिसिस है, टॉपिक वाइज वेटेज है, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। और आज के दिन अभी 10 बजे से मयंक सर लेने वाले हैं आप लोगों के लिए 12 घंटे लगातार महामैराथन क्वांट का, 10 बजे से होगा। तो ये 12 घंटे होगा, आप सभी लोग पूरे जोश के साथ इस क्लास में आइएगा और मयंक सर के जोश को और बढ़ाइएगा, हमारे चैनल के जोश को भी और बेहतर करिएगा और बढ़ा दीजिएगा, दोगुना करिएगा, है ना। चलो खैर, अब हम मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। जिनको भी PDF चाहिए उन सभी लोगों को पता है कि कहाँ पर मिलेगी ये PDF। अच्छा, ये द्रोणा बुक सेट है, इसको भी आप लोग परचेज कर सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और PW स्टोर से, ठीक है। 1299 में आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी। देन ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो PDF वगैरह के लिए। अब हमारी मुलाकात कल सुबह 7 बजे होगी अपने सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।